हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप लोगों के सामने ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के पार्ट 4 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 4 का लेक्चर लेकर के आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, जय हिंद। या कोई डाउट हो, उसको पूछना हो तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 8127792929। तो आइए हम लोग अपने कोर्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैच मेमोरी तक पार्ट 3 में पढ़े थे, तो आगे हम लोग कैच मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग कैच मेमोरी को पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कैश मेमोरी। अब हम लोग ये जानते हैं कि कैश मेमोरी होता क्या है। तो कैश मेमोरी हमारी कंप्यूटर का सबसे छोटी मेमोरी होती है, जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत ही तेज होती है। ये जो हमारे मेमोरी होता है कैश मेमोरी, ये हमारे मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगा होता है। ये किसी भी टास्क को करने के लिए मात्र 15 से 25 सेकंड, सॉरी, 15 से लेकर 25 नैनो सेकंड का समय लेती है। जहाँ की हमारा कोई भी मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी रैम हमारा 80 नैनो सेकंड का समय लेता है। कैश मेमोरी हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को इमीडिएट एक्सेस करता है। अगला आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो भी हमारा एक तरीके का मेमोरी ही होता है, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है। हालांकि हम मार्केट में रजिस्टर को रिप्लेस करके है, लेकिन अगर तो रजिस्टर का भी काम वही होता है, हमारे डेटा को, हमारे इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करना और बहुत ही तेजी से काम करना होता है। इसके बाद की हमारी टॉपिक है यूनिट ऑफ मेमोरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को या किसी भी डेटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग फाइल में रखते हैं और हर एक फाइल की एक साइज होती है। और वो साइज जो होती है वो कहीं ना कहीं मेमोरी की ही साइज होती है, मेमोरी के ही यूनिट्स के अंदर वो स्टोर होती है। जिस प्रकार आज हम लोग किराने की दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं तो कुछ चीजें हमको लीटर में मिलती हैं, कुछ चीजें हमको किलोग्राम में मिलती हैं, कुछ चीजें तो हमको मीटर में मिलती हैं। उसी तरीके से हमारी मेमोरी में सारी चीजें का यूनिट पहले से डिसाइड किया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कौन सा यूनिट है और किसके अंदर क्या चीजें हैं। तो पहला है बिट। और एक बिट के अंदर दो डिजिट होते हैं। वो दो डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 एंड 1। फिर होता है 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, यानी कि एक निबल इक्वल टू 4 बिट होता है। एक बाइट यानी कि 2 निबल इक्वल टू 8 बाइट होता है। एक केबी मतलब 1024 बाइट होता है। एक एमबी मतलब 1024 केबी होता है। एक जीबी मतलब 1024 एमबी होता है। एक टीबी 1024 जीबी, एक पीबी 1024 टीबी होता है। ये हमारी मेमोरी के यूनिट्स हैं, जिसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या हम लोग इसका मेमोरी का कैलकुलेशन या कन्वर्जन करते हैं। अब इसके बाद की टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर अगर हम आपसे कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमारा किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, या कंप्यूटर के हमारे मेन मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद होता है स्टोरेज डिवाइस और एक होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। इन सारी चीजों को मिला करके ही हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है या एक कंप्यूटर हमारा बनता है। कौन होता है?
इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो जिस भी कंप्यूटर के कंपोनेंट से या कंप्यूटर के ऐसे पार्ट से हमें डेटा इंटर करना पड़े या हम कंप्यूटर में डेटा को भेजें या कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को सेंड करें, वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी एक शब्द में आप कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में डेटा को भेजे या कंप्यूटर में इनपुट करे, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और ये इनपुट डिवाइस हमारे किसी भी चीज को 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे सीपीयू में जाता है, फिर वो कन्वर्जन होकर के हमको हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू अपने ही अक्षरों में दिखता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, डिजिटाइजिंग टैबलेट, टच स्क्रीन, MICR, OCR, BCR, OMR, कार्ड रीडर, वीडियो कैमरा एंड ग्राफिक टैबलेट। ये तो रहे इनपुट डिवाइस। अब आती है बात कि हमारा जो इनपुट डिवाइस के बाद की टॉपिक है वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सूचनाओं को बाहर की तरफ भेजता है। बाहर की तरफ भेजने का मतलब या तो उस सॉफ्टवेयर कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कर दे, या तो हमारी सूचनाओं को बाहर की तरफ दिखाए, या सूचनाओं को बाहर की तरफ भेजे। तो इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मॉनिटर है। मॉनिटर से हम लोग अपने चीजों को देख पाते हैं, तो यानी कि वो सूचनाएं बाहर की तरफ आ रही हैं, तो वो हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, जिससे कि हमारी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होती है। प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड स्पीच सैनिटाइजर्स। अगला आता है हम लोग का इसी में प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जो हमारे डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करे, यानी कि जो भी हम डेटा सीपीयू का होता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारा केवल और केवल सीपीयू ही होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बात करें सीपीयू के, तो सीपीयू के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। अब CU क्या करता है, हमारे डेटा को कंट्रोल करता है। ALU क्या करता है, हमारे किसी भी ऑपरेशन को करता है, जैसे अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, चाहे जो भी हो। मेमोरी यूनिट क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक की, तो मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो आज के समय में आप लोग जानते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे हम लोग आज के समय में गूगल यूज करते हैं, आज के समय में हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, आज के समय में हम लोग प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे जो भी यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे मोबाइल ऐप के ही अंतर्गत आते हैं। और यही नहीं, बल्कि हम लोग अगर डिजिटल वॉच ले रहे हैं तो उसके लिए भी हमको एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। हम घर में AC लगवाए हुए हैं, रिमोट कंट्रोलिंग करना है तो उसके लिए भी हमको करना पड़ता है। यानी कुल मिला के मोबाइल ऐप हमारे यही हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज। अब आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की हम सीधी सीधी बात करें तो लैंग्वेज हमारा वो साधन होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बात किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दूसरे को बताएंगे, लेकिन वो लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो अगले को भी हिंदी आना चाहिए, अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो अगले को भी इंग्लिश आनी चाहिए, तब तो जाकर के वो चीजें समझ पाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी कुछ लैंग्वेज होते हैं जिनके बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, और वो लैंग्वेज है हमारे लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें केवल और केवल 0 एंड 1 इंक्लूड होता है, यानी मशीन भाषा। 0 एंड 1 का मतलब होता है बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा को हम लोग कहते हैं मशीन भाषा, और इसी भाषा को हम लोग असेंबली भाषा भी कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, यानी दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब
इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसमें अल्फाबेट भी आता है, न्यूमेरिक भी आता है, सिंबल भी आता है, स्पेशल कैरेक्टर भी आता है, तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ सीधा सीधा लिखा गया कि हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर एडवांस डेवलपमेंट लैंग्वेज इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज आर डिजाइन टू मेक द प्रोग्रामिंग इजियर एंड लेस एरर फ्री। हाई लेवल लैंग्वेज यूजेज वर्ड्स एंड कमांड अलॉन्ग विद सिंबल एंड नंबर्स। इन कुल मिला जुला के हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक पे काम करता है और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, यानी कि ऐसा लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सब लोग समझ पाते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन आप लोग के सामने रखे गए हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, सी है, जो PHP है। ये सारे के सारे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। तो हमारे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट का मतलब कंप्यूटर ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का ना गलत है, लेकिन हम कंप्यूटर और मैथ में ले लें तो हमारा बेसिक स्टार्ट ही होता है नंबर सिस्टम का। जिस प्रकार मैथ में हमारा सारा काम नंबर सिस्टम से होता है, उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम से ही काम होता है। नंबर सिस्टम यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर समझता केवल बाइनरी भाषा है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा अल्फाबेट भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है, सिंबल भी होता है, करेक्टर भी होता है और स्पेशल करेक्टर भी होते हैं। इन सबको पहले चेंज किया जाता है बाइनरी में, तब जाके हमारा कंप्यूटर समझता है, फिर अगेन वो चेंज करके हमको दिखाता है। तो नंबर सिस्टम हमारे 4 प्रकार के होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और इसमें जो डिजिट आते हैं वो आता है 0 एंड 1। इसके बाद आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, जिसमें हमारे नंबर आते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8, जिसमें हमारा 0 से लेकर 7 तक के डिजिट आते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर, जिसका बेस होता है 16 और इसमें जो डिजिट्स आते हैं वो आते हैं 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके साथ ही साथ आता है हमारा A से लेके F तक। A को हम लोग कहते हैं 10, B को कहते हैं 11, C को कहते हैं 13, D को कहते हैं 14, E को कहते हैं 15 और F को कहते हैं 16। इस तरीके से हमारा इसका बेस होता है 16। अगली बात हम लोग कर रहे हैं अगली टॉपिक को, तो अगला टॉपिक है हमारा बग। में हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हमारे प्रोग्रामिंग में कोई गलतियां पाई जा रही हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बग। और बग ही होता है हमारा एरर, अब बग ही होता है हमारी मिस्टेक। इसलिए यहाँ लिखा भी है सॉफ्टवेयर बग इज द कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एरर, फ्लॉ, मिस्टेक, फेलियर और फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम दैट प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी जो भी रिजल्ट हमें चाहिए होता है उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है, कोई गलती हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बग। और इसको सही करने के तरीके को हम लोग कहते हैं डीबग। यानी कि कोई भी अगर गलतियां हो जाए, कोई एरर आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, उसको हम लोग सही कर दें, तो उसी को कहते हैं हम लोग डीबग। इसके बाद इस फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोग का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड जो होता है हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। इसी मदरबोर्ड में हमारे सारे कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं। हमारा यहाँ तक SMPS का कुछ हमारा इसी में ही इंस्टॉल होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में जो वॉइस की प्रॉब्लम थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और अगला वीडियो जो होगा वो हमारा कुछ इसी पे बेस यानी कि M1 R5 पे बेस और
पहले चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बेस पे एमसीक्यू का होगा, यानी जो हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने के बाद ही हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक्स। दिस इज आशीष।